Hello students, myself Aditi Rani Bhagat, Assistant Professor of Commerce from Government Pandit Shyamacharan Shukla College, धरसींवा, रायपुर। बीकॉम पार्ट 2 भाग 2 के विषय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यवसायिक सांख्यिकी की प्रथम इकाई फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के अंतर्गत 5वें लेक्चर में हम आज चर्चा करेंगे डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट का मतलब सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। अविश्वास शब्द का अर्थ है डिस्ट्रस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने सांख्यिकी की सीमाओं को देखा और उसके पहले हमने देखा था सांख्यिकी का महत्व क्या है। तो हमने जहाँ सांख्यिकी के एकदम सकारात्मक पहलुओं को देखा है, वहीं कुछ उसमें कमियां भी पाई गई हैं। उन कमियों के साथ अगर हम आगे उसके बारे में विचार करें तो देखिए, यहाँ कहता है कि यदि सांख्यिकी महत्वपूर्ण है किंतु किस पर आधारित है? समंकों पर आधारित है और इसके कारण इस पर अविश्वास लोगों के मत हैं, अविश्वास के मत हैं। कहने का मतलब है क्योंकि समंक जो होते हैं वो मूल रूप से कहीं ना कहीं से प्राप्त होते हैं, विभिन्न लोगों के द्वारा सूचित किए जाते हैं, बहुत से कारक उसको प्रभावित करते हैं और समंकों को देखकर या केवल समंकों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाए वो हमेशा सत्य हो, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। समंक जो हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए गए तो भ्रामकता की तरफ भी ले जाते हैं। तो इसी तथ्य को लोगों ने, जिन्होंने समंकों को या सांख्यिकी को नकारात्मक रूप में देखा, उनका कहना है कि सांख्यिकी के प्रति उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो शुरू करते हैं। सांख्यिकी विज्ञान अत्यंत उपयोगी विज्ञान है। ये तो हमने देखा उसके महत्व में कि सांख्यिकी हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को या अपनी महत्ता को दर्शाने में पीछे नहीं रहा है। किंतु यहाँ बात यह है कि उपयोगिता समंक में नहीं है। ऐसा कहना है कि उपयोगिता समंक में नहीं है, बल्कि उन समंकों की सत्यता पे है। उसका जो निर्वचन या निष्कर्ष निकले वो सही हो, वो भ्रामक ना हो। देखिए, सामान्य व्यक्तियों में 2 प्रकार की धारणाएं व्याप्त हुई। एक जो समंक पे विश्वास करते हैं और दूसरे जो समंक पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जिनका अटूट विश्वास है वो तो मानते हैं कि समंक झूठ नहीं बोलते, समंकों के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष सत्य ही होता है, ऐसा उनका मानना है। पर पहले हम नकारात्मक पहलू को देख लें कि सांख्यिकी के प्रति जिनका विरोध है वो क्या सोचते हैं कि सांख्यिकी विश्वसनीय है अथवा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन में ही लिखा है, सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष का अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष में विभिन्न रंग होते हैं, बहुत से रंग उसमें प्रदर्शित होते हैं। तो लोगों का मानना ये है कि सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के झूठ होते हैं। सफेद झूठ होता है, काला झूठ होता है ना, बहुरंगी झूठ होते हैं। मतलब अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए बहुत से झूठ उसमें बोले जाते हैं, ऐसा माना गया है। इतिहास बिना साक्ष्य के किसी बात पे जोर नहीं देती। इतिहास के लिए कोई ना कोई सबूत होना, साक्ष्य होना जरूरी है। किंतु सांख्यिकी जो है वो साक्ष्य के विपरीत भी बातों को जोर देती है। वो ये प्रूफ कर देती है या सत्यापित कर देती है कि जो उनके समंक कह रहे हैं उस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है, भले ही उसमें सच्चाई हो अथवा ना हो, वास्तविकता हो, व्यवहारिकता हो अथवा ना हो। बहुत से व्यक्तियों की धारणा है कि समंक झूठे, भ्रमपूर्ण तथा गलत होते हैं। चलिए, तो समझ में आ रहा है। सांख्यिकी विज्ञान द्वारा असत्य बात को भी सत्य का रूप दिया जाता है, ये भी समझाया मैंने। आंकड़े झूठ के तंतु होते हैं। तंतु मतलब पिरोए होते हैं धागे में, मतलब झूठ पे झूठ, एक झूठ फिर उसके लिए फिर दूसरा झूठ। इस तरीके से सांख्यिकी के आंकड़े हमेशा झूठ से घिरे होते हैं या उनसे संलिप्त होते हैं। इनकी सहायता से कोई भी बात सिद्ध की जाती है। सिद्ध का अर्थ ये है कि बात हो या ना हो, उसको साबित कर दिया जाता है कि समंक ऐसा कह रहे हैं, इसलिए ये बात ऐसी होगी। सामान्य व्यवसाय में समंकों के संग्रहण और निर्वहन में जो खर्च होता है उसको व्यर्थ माना गया। इनके अनुसार जो विरोधी विचार है कि वो उसके योग्य है ही नहीं, जितना हम उनके ऊपर खर्च, परिश्रम और मेहनत करते हैं उसके लायक वो नहीं है। सामान्य मनुष्य के मन में समंक एक ब्रह्मजाल की भांति है, जिसका सत्य से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। चलिए, ये तो हमने एक आधार रख दिया कि लोग क्या सोचते हैं। अब देखते हैं कि कारण इसके क्या है। अविश्वास के कारण, जो कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट है, जो मन में भ्रांति उत्पन्न होती है, उसके पीछे क्या कारण होता है, कैसे वो मन में अविश्वास की स्थिति का जन्म होता है। सबसे पहला देखिए आप,
ऊपरी तौर पर आंकड़ों को देखना। यदि हम ऊपर से देख लें सिर्फ आंकड़ों को कि ये इतनी संख्या है ना, इतने ये इसका माप है या उसकी सूची है, हम केवल आंकड़ों पे अगर जाएं तो भ्रम होना स्वाभाविक है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि ये पता लगाना चाहिए कि वो आंकड़े कहाँ से आए हैं, उनका स्रोत क्या है। किंतु यदि ऊपर से देखा गया तो ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आंकड़े जो है वास्तविक हैं भी अथवा इनको बनाया गया है या ये बनावटी है। तो बनावटी आंकड़े बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो ऊपरी तौर पे यदि देखने की आदत है या हम ऊपरी तौर पे देखते हैं, हम ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन नहीं करते हैं, तर्क नहीं करते, तो वो आंकड़े भ्रामक बिल्कुल होंगे ही और जिस वजह से उसके परिणाम पे अविश्वास की स्थिति व्याप्त होगी। दूसरा देखिए, विरोधी आंकड़ों का मिलना। विरोधी आंकड़ों का मिलना, एक ही विषय पर आप देखेंगे अलग अलग सर्वे में या अलग अलग स्रोत में एक ही प्रकार के आंकड़े जो होते हैं वो अलग अलग नजर आएंगे। तो इससे मन में क्या स्थिति होगी कि ये आंकड़ा सही है या ये आंकड़ा है। एक सिंपल सा उदाहरण किताब की हम बात करें, किसी किताब में किसी राशि को इतना दिया गया है, दूसरी किताब में किसी राशि को उतना दिया है, या किसी नियम को इस तरीके से बताया गया है और दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, तो व्यक्ति उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि कौन से आंकड़े सही हैं, जिससे कि पहले ही उसका विश्वास जो सांख्यिकी के ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्यक्ष निष्कर्षों का आंकड़ों द्वारा विरोधाभास होना। प्रत्यक्ष निष्कर्षों का आंकड़ों द्वारा विरोधाभास होना होता क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवहारिक रूप से जो बात दिखती है, आंकड़े उसके बिल्कुल विपरीत इशारा करते हैं। मतलब आंकड़े कहते हैं कि ये ऐसा है, पर वास्तविक में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए सरकार किसी समय मूल्यों में कमी के आंकड़े प्रदर्शित करती है, सरकार कहती है कि मूल्यों में कमी आई है, जबकि बाजार में वास्तव में जो व्यक्ति है वो देख रहा है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो देखता है कि बाजार में तो मूल्य बढ़ जा रहा है। तो इन आंकड़ों पे फिर विश्वास कैसा करे वो? इस तरीके से जो प्रत्यक्ष दिखता है वैसा उसके निष्कर्ष, सांख्यिकी के निष्कर्ष उस तरीके से नहीं आते हैं। अगला देखेंगे, समकों की शुद्धता की जांच न करना। ये पहले जैसा ही है, फर्स्ट का जैसे हमने देखा था कि हम थोड़ा भी असावधानी या असतर्कता बरतते हैं तो हमको भ्रमपूर्ण या अशुद्ध परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो शुद्धता की जांच ना करना, इसमें आंकड़ों की तो गलती नहीं है, हमें शुद्धता की जांच है वो करनी चाहिए, है ना। उसमें सांख्यिकी के ऊपर हम ये दोष नहीं डाल सकते कि सांख्यिकी गलत है, हमने चूक करी है तो उस वजह से हमको भ्रामक परिणाम प्राप्त होते हैं। सामान्य जनता की इस विषय में अज्ञानता। देखिए, सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसमें बहुत सी विधियां हैं, बहुत से नियम हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं और एक उसको तर्क और एक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। और इसका निष्कर्ष कितना महत्वपूर्ण है, केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो इसका गहन अध्ययन करता हो या जिसका कोई उद्देश्य है कि उसको आंकड़े इकट्ठा कर इसके निष्कर्ष तक पहुंचाना है। अन्य जो व्यक्ति है उनको इस बात का महत्व नहीं पता होता, उस विषय से वो क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। तो समंकों पर एकदम से विश्वास करना ऐसे व्यक्ति के लिए या सामान्य जनता के लिए नहीं संभव होता है या व्यवहारिक नहीं होता, प्राकृतिक रूप से उनको स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं होता है। आंकड़ों को देखते ही वो कह सकते हैं ये आंकड़े हम विश्वास नहीं करते, वास्तव में तो कुछ और दिख रहा है। तो इस तरीके की भावना जो है मन में व्याप्त, पूर्वाग्रह व्याप्त होता है। अगला है सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा। स्वाभाविक है, सांख्यिकी में बहुत सी सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब कुछ कमियां नजर आई हैं, यदि हम उनको विचार कर नहीं कर विचार करके हम अगर कार्य करते हैं तब तो ठीक है, पर अगर हम उनकी अवहेलना करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं तो जो निष्कर्ष हैं वो हमारी सही दिशा पर या शुद्धता की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे समंक क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। ऐसा जो जो प्रक्रिया है सांख्यिकी की, जो हमने निष्कर्ष निकाला है, उसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से सांख्यिकी की सीमाओं को बिल्कुल ध्यान में रख करके ही सांख्यिकी की विधियों का या रीतियों का प्रयोग करना चाहिए। ये सामान्य कारण है जो व्यवहारिक रूप से देखे जाते हैं। अब देखिए, एक विशेष कारण है जिसकी वजह से सांख्यिकी पर अविश्वास व्याप्त होता है, वो ये वाला पहलू देखेंगे। स्वार्थी लोगों द्वारा समंकों का दुरुपयोग। व्यक्ति के हाथ में जब समंक लग जाते हैं, बहुत से डेटा उसके हाथ में आ जाते हैं, यानी कि लोगों की जानकारियां, जो बहुत सूक्ष्म जानकारियां होती हैं, वो सांख्यिकी के माध्यम से हाथ में आते हैं। तो यदि वो व्यक्ति निस्वार्थ या जिम्मेदारी वाला व्यक्ति ना हो, या उसको इस बात का महत्व ना पता हो, या उस बात को वो ध्यान नहीं देता हो
कि सांख्यिकी के जो समंक हमको प्राप्त हुए हैं, जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो वो उसका दुरुपयोग बिल्कुल कर सकता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पूर्वाग्रह के लिए, अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए वो कर सकता है, जिससे उसके जो परिणाम होंगे भ्रामक होंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो उसके स्वार्थी व्यक्ति के अनुकूल निकलेगा। तो इससे अविश्वास व्याप्त होना बिल्कुल बनता है। देखिए किस तरीके से वो दुरुपयोग कर सकता है। सबसे पहले जो है वो अनुपयुक्त तुलना है। अनुपयुक्त तुलना का मतलब होता है कि वो तुलना योग्य थे ही नहीं। जिन चरों का या जिन तथ्यों की तुलना की गई है वो वास्तव में तुलना योग्य थे ही नहीं, निरर्थक थे। फिर भी उनकी तुलना करके कोई बात को पुष्टि करने का प्रयास किया जाए। देखिए उदाहरण के लिए क्या है, एक उदाहरण है आप लिख सकते हैं कि 3 वर्ष से, एक वाक्यांश है ना, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर के बजाय सड़क में अधिक सुरक्षित हैं। ये निष्कर्ष निकला है, किसी अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला है कि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर के बजाय सड़क में अधिक सुरक्षित हैं। ये हमने इसके ऊपर नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, ये आंकड़े कहते हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं, देखिए ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जिन बच्चों को सड़कों पे चोट लगती है, इस आयु के ना 3 वर्ष से कम में जिन बच्चों को सड़कों पे चोट लगती है उनकी संख्या कितनी है, 100 है। और जिन बच्चों को घर में ही चोट लग जाती है, जो बच्चे घर में रहते हैं, वो उनकी संख्या कितनी है, 500। ये साफ साफ दिख रहा है आंकड़े अगर बोले हम तो, कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पे चोट खाते हैं और 500 बच्चे ऐसे हैं जो घर में ही रहे हुए चोट खा लेते हैं। तो निष्कर्ष ये निकाल दिया गया कि बच्चे जो हैं वो सड़क में अधिक सुरक्षित हैं। क्या ये तुलना योग्य था या कोई बात है इसमें? स्वाभाविक रूप से कोई बात नहीं। ये सिंपल सी एक बात है, साधारण सी, कि कम आयु का बच्चा है तो रोड पे वो अकेला नहीं निकलेगा, साथ में कोई ना कोई उसके संरक्षक होगा। तो स्वाभाविक है उसको चोट जो है वो घर के बाहर कम लगेगी और घर में वो निश्चिंत रहते हैं, वो खेलते हुए या जो भी अपने क्रियाकलापों के मध्य उनको चोट लग जाती है। तो तुलना देखिए, ऐसा कोई निरर्थक या व्यर्थ तुलना से कोई निष्कर्ष निकलना, तो वो निष्कर्ष बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा और अविश्वास व्याप्त होगा। अगला है माध्यों व प्रतिशतों का गलत प्रयोग। माध्यों व प्रतिशतों का गलत प्रयोग का मतलब हो जाता है, हमने पहले भी उदाहरण लिया था कि 5 लोगों की आय इतनी है, जिसमें से 5वें व्यक्ति की जो आय है बहुत कम है, पहले दूसरे तीसरे व्यक्ति की आय बहुत अधिक है। तो इनका औसत निकालने से आय क्या दिखेगी, औसतन आय बहुत अच्छी दिखाई देगी, किंतु जो आखिरी व्यक्ति है उसकी तो आय अच्छी नहीं थी। तो जब हमने औसत निकाल लिया तो हमने ये देखा ही नहीं कि इसमें इनकी आय में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव है। तो इससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो बिल्कुल भी अर्थपूर्ण या न्याय संगत नहीं होगा। तो ऐसे माध्यमों का या ऐसे विधियों का प्रयोग ना करें जिससे कि जो निष्कर्ष है वो हर पहलू को छू ना सके। तो माध्यमों तथा प्रतिशतों का गलत प्रयोग भी भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करता है। आगे देखिए, समंकों की अस्पष्ट व परिवर्तनशील परिभाषा। यहाँ परिभाषा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा। इस स्थिति में कि 2 जगह हमने कोई मान लिया, जैसे उदाहरण में समझाती हूँ कि बेरोजगारी की श्रेणी, एक उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एक सर्वेक्षण में लिखा है कि बेरोजगारी की श्रेणी के अंतर्गत किनको लिया गया है, जिनके पास में कोई काम नहीं है। वही एक और सर्वेक्षण को जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा है कि बेरोजगारी के अंतर्गत उनको भी लिया गया है जिनके पास आंशिक रूप से कार्य है, जो आंशिक रूप से काम करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों में बेरोजगारी में तो मिलान करना संभव नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जबकि यहाँ पे कुछ को शामिल किया, और दोनों का शीर्षक क्या बोला गया है, बेरोजगारी। तो दोनों जगह परिभाषा बेरोजगारी की अलग अलग हो गई। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकेंगे क्या, या कोई एक मुद्दे पे पहुंचा जा सकता है क्या? ये संभव नहीं है। तो इस वजह से भी अविश्वास व्याप्त होता है। पर्याप्त या अनुपयुक्त संबंध, अपर्याप्त या अनुपयुक्त संबंध। देखिए अपर्याप्त मतलब सफिशिएंट नहीं होना, जब डेटा के जो आंकड़े होते हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, हाँ, एक शहर पे 5 करोड़ की जनसंख्या है, 5 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें से कुछ 3000 लोगों से प्रश्नावली भरवाकर, क्वेश्चनायर भरवाकर कुछ सवाल जो है वो पूछे गए हैं, किसी विशेष समस्या के ऊपर मत लिए गए हैं और वो पूरे शहर के लोगों के बारे में था। तो निष्कर्ष कितने का निकलेगा, केवल 3000 लोगों का। और बात यहाँ कितने की हो रही, पूरे शहर की। तो जो पूरे शहर की पूरे लोगों के जब बात को सुना ही नहीं गया
तो क्या ये निष्कर्ष सच में मतलब सही माना जाए, तथ्यार्थ माना जाए, न्याय संगत माना जाए? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका अपर्याप्त समंग। मतलब जितने की आवश्यकता थी उन सभी को इसमें शामिल नहीं किया, इस वजह से क्या कहलाएगा? अपर्याप्त। अगला देखिए एक पक्षीय तर्क। एक पक्षीय तर्क मतलब इसमें भी उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति में से तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति में से 40% व्यक्ति 80 वर्ष के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे ये निष्कर्ष निकाल दिया गया कि तम्बाकू खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है या सेहत के लिए हानिकारक है, अहितकर है, क्योंकि 80 वर्ष से पहले उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये एक पक्ष हुआ ना, क्योंकि जो बाकी बचे व्यक्ति हैं, तम्बाकू खाने वाले में से 40% बोला, बचे कितने? 60% बच गए। तो 60% व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है या उनकी मृत्यु की क्या क्षमता है या क्या स्थिति है, उसके बारे में यहाँ पे तर्क नहीं रखा गया और निष्कर्ष निकाल दिया गया। तो ये एक पक्षीय तर्क होगा जिस पर विश्वास करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अपूर्णता है। अगला देखिए प्रारंभिक कार्य में दोष। प्रारंभिक कार्य में दोष, जब हम शोध शुरू करते हैं या खोज शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमको देखना होता है कि हमको क्या क्या आवश्यक है ना। अनुसंधान का हमारा क्षेत्र कितना है, संग्रहण की प्रणाली क्या होगी, है ना, शुद्धता की मात्रा क्या होनी चाहिए। इस तरीके से हमको ये देखना पड़ता है कि हम शुरुआत में हम चीज़ों की तैयारी कैसे किए हुए हैं, और अगर प्रारंभ में ही कोई विधि में दोष आ जाता है तो इस प्रक्रिया में आने वाले किसी भी चरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है, दिशा जो है वो भटक सकता है और निष्कर्ष बिल्कुल ही भ्रामक हो सकते हैं, अविश्वसनीय हो सकते हैं, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला है पक्षपात पूर्ण भावना। देखिए अगर सांख्यिक जो होता है, जिन स्वार्थी लोगों की बात कर रहे हैं, तो सांख्यिक जो होता है यदि वो पूर्ण धारणा बना ले, है ना, पूर्व धारणा से ग्रसित हो यदि, तो वो पहले ही सोच लेता है कि मुझे ये इस बारे में इस चीज का पता करना है। जैसे वो वहां के लोग निर्धन होते हैं, ये इन्होंने पहले से ही धारणा बना ली और वहां जाकर के उन्होंने उसी पक्ष में अपनी राय, अपने विचार, अपने तर्क, अपनी सोच को रखा। तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो वही निकलेगा जो ये खुद चाहते थे सांख्यिक। तो इस वजह से पक्षपात पूर्ण भावना के कारण भी अविश्वास व्याप्त होता है। अगला है सांख्यिकीय रीतियों का अनुचित प्रयोग। सांख्यिकीय रीतियों का अनुचित प्रयोग से आशय है कि सांख्यिकीय रीतियां बहुत ही ज्यादा क्या बोलना चाहिए, विज्ञान है, ये विज्ञान का रूप है ना। तो इसमें बहुत सी विधियां हम अपनाते हैं, पर इन रीतियों का कुटिलता से यदि प्रयोग करें, मतलब कुछ बातों को छुपाने का प्रयास करें, बिंदुओं के माध्यम से भ्रामक स्थिति उत्पन्न करें, हम जो फ्रीक्वेंसी यानी जो हम आवृत्ति का जो आवंटन करते हैं उसको गलत तरीके से कर दें, हम भ्रामक बता दें जिस ताकि लोगों को समझ ही ना आए, या कोई परिणाम जहां तक पहुंचना है वहां तक हम ना पहुंचा सके, तो ऐसी स्थिति को हम अगर हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं तो इससे जो है वो जो परिणाम है वो उचित नहीं निकल पाएंगे और अविश्वास का स्थिति निर्मित होगा। इसके आगे हम देखेंगे कि इसको अविश्वास को दूर करने के क्या कारण हैं। अब देखिए हर नकारात्मक पहलू का एक दूसरा पहलू भी होता है। सांख्यिकी को कितना भी बदनाम किया जाए, किंतु कुछ विचारधाराएं ऐसी भी हैं जो उस पर आस्था रखती हैं, सांख्यिकी पर पूरा विश्वास करती हैं। और देखिए क्या कहते हैं वे कि समंक झूठ नहीं बोलते, फिगर्स डोंट लाई। समंक जो होते हैं वो खुद झूठ नहीं बोलते, हाँ बशर्ते कि वो समंक हो। यदि वो बनाए गए हैं तब तो वो समंक हैं भी नहीं। समंक हमेशा एकत्रित किए जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो एकत्रित में तथ्य रहेगा और वो झूठ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी दूसरी बात कही गई है कि तथ्य स्वयं बोलते हैं। अगर फैक्ट है कोई चीज वास्तव में है तो वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए वास्तव में समंक सूक्ष्मता और सत्यता के घोतक होते हैं। समंक जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीकी से इकट्ठे किए गए रहते हैं, बहुत अंदर की उसमें जानकारी होती है और वो सत्य होते हैं क्योंकि वो समंक है, वो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं से प्राप्त किए गए हैं, तो उन पर विश्वास होना स्वाभाविक है। समंक निर्दोष होते हैं, उनमें दोष केवल किसका होता है,
जो उसको प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति जिन पर ज्ञान का अभाव होता है, जो पक्षपात करते हैं और जो स्वार्थ से पूर्वाग्रह या स्वार्थ व पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं, वही समंक का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और उस पर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। समंक जो है वो झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने वाले समंक बना लेते हैं, है ना। समंक झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलने वाले अंक बना लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो झूठ बोलने वाला होगा अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए अपने अनुकूल समंक तैयार करेगा, बनावटी वाले। इसलिए कहा गया है कि समंक एक ऐसी गीली मिट्टी के समान है जिससे आप देवता, देवता मतलब जो विकासशील है ना, और दानव जो विनाशशील है, उन दोनों परिणाम का निर्माण कर सकते हैं। देवता भी बना सकते हैं और दानव भी बना सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, ऐसे व्यक्ति पर जो उन समंकों के साथ उनका संसाधन या क्या कहते हैं उसको, संस्करण या उनके साथ में काम कर रहा है। तो इसको हम विधि के रूप में यदि हम देखें तो अविश्वास दूर करने की कुछ हम मेथड या कुछ बातों को अपना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति को ज्ञान का अभाव है तो वो उसके साथ में खिलवाड़ करेगा, उसके साथ दुरुपयोग करेगा। पर तो सांख्यिकी का काम किसको करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उसका ज्ञान रखता हो। इसका प्रयोग वही व्यक्ति करे जो इस विषय का समुचित ज्ञान रखता हो और अनुसंधान जैसी प्रक्रिया जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, निर्वचन इत्यादि जैसे जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, उनका उसको क्या मिले, प्रशिक्षण हो, उसको उसका अनुभव हो, ताकि उस काम को वो सुचारू रूप से सही परिणाम तक पहुंचा सके। दूसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है सांख्यिक के लिए, ऐसा व्यक्ति जो सांख्यिकी का कार्य करता है, आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको आंकड़ों को बहुत जड़ से इकट्ठा करना है। तो वहां की स्थिति परिस्थितियों को समझने, उसकी सार्थकता को समझने, उसकी प्रकृति को समझने के लिए बहुत उच्च संयम की आवश्यकता यहाँ पे होती है। पक्षपातपूर्ण और पूर्व धारणा से अगर ग्रस्त हैं तो आप सत्य के पीछे नहीं जा पाएंगे, सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। आंकड़ों को आपको देखना है कि आपको अगर वो सही लग रहे हैं, आपके अपने विवेक और अपनी क्षमता से सही लग रहे हैं तो आप उनको स्वीकारें, अन्यथा उनको अस्वीकार कर दें। तो ये बात होनी चाहिए कि आत्म संयम का गुण जो है वो सांख्यिक में होना चाहिए। तीसरा है स्वतंत्र विचार विमर्श। एक व्यक्ति की स्वाभाविक और प्राकृतिक तर्कशीलता होती है, वो उस व्यक्ति में विद्यमान होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से आंकड़े हमको किस प्रकार से लेने हैं, सामने अगर कोई परिस्थितियां आ जाए तो उस पर क्या विचार रखना है। और निर्वचन के समय भी जब हम निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं तो उसके विचार स्वच्छंद सोच वाला होना चाहिए, किसी पूर्वाग्रह या किसी पक्षपात या किसी दबाव से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए, तभी हम शुद्ध परिणाम तक पहुंच सकेंगे। सांख्यिकी सीमाओं को ध्यान में रखना, पहले भी बताया गया है कि सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। सिंपल सी जो एक सीमा है जिसके हम बात करते हैं कि सांख्यिकी दो सजातीयता और एक रूपता वाले गुणों के तथ्यों के मध्य तुलना की जानी चाहिए। अगर हम इसका ध्यान ना रखें तो हमारी तुलना ऐसे भी व्यर्थ हो जाएगी और सांख्यिकी की दिशा पूरी भ्रामक हो जाएगी। तो सीमाओं का ध्यान बिल्कुल विशेष रूप से रखना अनिवार्य है। पग पग पर सावधानी, हर कदम पे, हर कदम का मतलब यहाँ पे हर प्रक्रिया की, जो सांख्यिकी जो प्रक्रिया में जो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हर जगह आपको सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अंकों के साथ खेलना है, समंकों के साथ खेलना है। एक अंक भी यदि गलत होता है तो आपकी पूरी दिशा बदल जाएगी, आपकी जो पूरी जो प्योरिटी है जो स्टैटिस्टिक्स में, वो पूरा का पूरा बहक जाएगा, वो भटक जाएगा और आप कभी भी सही उत्तर तक, सही परिणाम तक, न्याय संगत विचार तक या शुद्ध परिणाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो पग पग पर सावधानी की यहाँ पे आवश्यकता नजर आती है। अंतिम है परिणाम निकालने के समय सभी तथ्यों पर ध्यान रखना। जब परिणाम निकाला जाए तो एक पहलू में केवल निष्कर्ष निकाल दिया, इस पे अपने को या तथ्यों को देखकर केवल उसका एक विचार रख दिया, ऐसे नहीं करके हमको उसके सभी तथ्यों जो उसको प्रभावित कर रहे हैं और वो किस दिशा में लेके गया, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसकी क्या आने वाले समय में उसका क्या उपयोगिता है, उसकी कितनी और ब्रांचेस मतलब सोच के दायरे और कितने बढ़ रहे हैं इस निष्कर्ष से, उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही परिणाम या निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये सामान्य रूप से कुछ उपाय थे। व्यवहारिक रूप से भी देखना है कि सांख्यिकी एक बहुत अच्छा विज्ञान है, पर बहुत बारीक है, बहुत उस जो आंकड़े होते हैं बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं। तो उनका ध्यान रखने के साथ और शुद्ध भावना के साथ यदि सांख्यिकी के प्रक्रिया को, रीतियों को अपनाया जाए तो निश्चित ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। इसके पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो क्या निकलता है निष्कर्ष? स्पष्ट रूप से कि
समंकों का दुरुपयोग करके अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना। गलत निष्कर्षों के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति को आराम से धोखा दिया जा सकता है, असत्य बात को सत्य साबित किया जा सकता है। तो मूल क्या है कि हमको इससे बचने के लिए, इसके दुरुपयोग से बचने के लिए या बचाने के लिए हमेशा सर्वदा सतर्क रहना और सावधानी बरतना, यही मूल इसका मंत्र है। अंत में एक बात हम इसके लिए कह सकते हैं मजबूती से कि सांख्यिकी एक ऐसी औषधि है। सांख्यिकी एक ऐसी अच्छी औषधि है के समान है या औषधि के समान है, जिसका प्रयोग उसके प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है, जो उसको उपयोग कर रहा है, ये सब कुछ उसके ऊपर रहता है कि वो उस दवाई को किस इलाज के लिए लगा रहा है। गलत दवाई गलत व्यक्ति को पड़ गए गलत बीमारी के लिए, तो उसका परिणाम क्या होगा ये तो सर्वविदित है। वही स्थिति यहाँ सांख्यिकी के साथ होगी कि अगर आप इन समंकों को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको यदि गलत दिशा में, गलत तरीके से, गलत भावना के साथ में, गलत विचार के साथ में लगाते हैं, तो इसका परिणाम निश्चित ही विनाशकारी भी हो सकता है। धन्यवाद।